नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आई कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत करते। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। अगर प्यार, जिद और गुस्सा एक साथ टकरा जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यह कहानी उसी सच्चाई को बयां करती है। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव से शुरू हुई यह कहानी देखते ही देखते एक ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की जो अपने सपनों और रिश्तों के बीच उलझी हुई थी, एक शख्स जो कभी उसका सबसे करीब था, और एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। प्यार, धोखा, गुस्सा और एक खामोश साजिश, इन सब के बीच छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे सामने आती है, लेकिन जब आती है तो सबको हैरान कर देती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्यों एक मुलाकात मौत में बदल गई? और कैसे एक राज नहर के पानी में छिपा रहकर भी बाहर आ गया? यह कहानी है रिश्तों के उलझे हुए धागों की, और एक ऐसे सच की जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के एक शांत से इलाके में बसा है प्रतापगढ़ जिला। उसी जिले के अंतर्गत आता है लालगंज थाना क्षेत्र, और वही कहीं हरियाली और सादगी से घिरा एक छोटा सा गांव है मदनगढ़ बेल्हा। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में अपनापन बसता है। इसी गांव में रहते हैं पारसनाथ गुप्ता, जो अपनी मेहनत से खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी शकुंतला देवी एक सरल और घरेलू स्वभाव की महिला थी। इस छोटे से परिवार की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी इकलौती बेटी बबीता गुप्ता। बबीता करीब 19 साल की, मासूमियत और सपनों से भरी हुई एक लड़की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके सामने जिंदगी के नए रास्ते खुल रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटा सा कदम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। गांव के पास ही एक पेट्रोल पंप था और उसके बगल में एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान। वहां अक्सर गाड़ियों की आवाजें, औजारों की खनक और लोगों की बातचीत सुनाई देती थी। एक दिन बबीता किसी काम से उस दुकान पर पहुंची। वही उसकी मुलाकात हुई दुकान के मालिक अनुज सिंह से, जो लगभग 27 साल का था और पास के सांगीपुर इलाके का रहने वाला था। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते वो बातचीत एक आदत बन गई। अनुज, जो लालगंज के पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों के अलाइनमेंट का काम करता था, अक्सर बबीता का इंतजार करने लगा। वही बबीता भी किसी न किसी बहाने से उस दुकान तक पहुंच जाती। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए। अब मुलाकातें कम और फोन पर लंबी लंबी बातें ज्यादा होने लगी। रातें छोटी लगने लगी और दिन बेचैन। इस रिश्ते ने कब दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार का रूप ले लिया, दोनों को खुद भी एहसास नहीं हुआ। एक दिन जब दोनों फिर से मिले तो उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। उस मुलाकात ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बबीता का परिवार पूरी तरह अनजान था। उनके लिए बबीता अब भी वही मासूम बेटी थी, जो घर और पढ़ाई के बीच ही अपनी दुनिया बसाए हुए थी। इधर समय बीतता गया। एक दिन पारसनाथ गुप्ता ने सोचा कि अब बबीता बड़ी हो गई है और उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने लड़के की तलाश शुरू कर दी। पारसनाथ गुप्ता की तलाश आखिरकार पूरी हुई। उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला। रायबरेली जिले के सरसा रतौसा गांव का रहने वाला सुनील गुप्ता। लड़का अच्छा था, परिवार ठीक था, और बिना देर किए दोनों परिवारों की सहमति से बबीता और सुनील की सगाई कर दी गई। सगाई की खबर जैसे ही बबीता तक पहुंची, उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सीधे अनुज के पास पहुंची। उसकी आंखों में घबराहट थी, आवाज में बेचैनी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, उसने साफ साफ कहा। अगर तुम भी मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे घर जाओ, मेरे माता पिता से बात करो, उन्हें मनाओ। अगर वो मान जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। अनुज ने उसकी बातें सुनी। वो भी बबीता से प्यार करता था, लेकिन जब बात जिम्मेदारी और समाज के सामने खड़े होने की आई तो उसके कदम डगमगा गए। उसने कोशिश तो की, कई बार सोचा कि पारसनाथ गुप्ता के पास जाकर बबीता का हाथ मांगे, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे गई। वो उनसे खुलकर बात ही नहीं कर पाया। उधर समय बीतता गया। बबीता इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे समझ आया
कि अनुज ये कदम नहीं उठा पाएगा तो उसके अंदर गुस्सा और निराशा भर गई। आखिरकार परिवार के दबाव और हालात के आगे झुकते हुए बबीता ने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया जो उसके माता पिता ने तय किया था। और फिर साल 2025 में पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ उसकी शादी सुनील गुप्ता से हो गई। शादी के बाद लाल जोड़े में सजी बबीता अपने नए घर चली गई, एक नई जिंदगी, नए रिश्तों और नई जिम्मेदारियों के साथ। शुरुआती दिनों में सुनील और बबीता ने साथ में कुछ अच्छे पल बिताए। सुनील एक जिम्मेदार इंसान था जो अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी नौकरी दिल्ली में थी जहां वह एक निजी कंपनी में काम करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुनील अपनी पत्नी बबीता को साथ लेकर दिल्ली चला गया। वहां वो पहले से ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले चुका था। उसी कमरे में दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन साथ होने का एक अलग ही सुकून। दिन बीतते गए और धीरे धीरे दोनों अपने जीवन में ढलने लगे। वक्त के साथ एक और खुशखबरी आई। बबीता मां बनने वाली थी। घर में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। 5 महीने बीत चुके थे और बबीता के चेहरे पर मातृत्व की चमक साफ दिखाई देने लगी थी। इसी बीच होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। रंगों और रिश्तों का यह त्योहार बबीता के दिल में अपने मायके की यादें जगा रहा था। एक दिन उसने सुनील से कहा, होली आ रही है, मैं अपने घर जाना चाहती हूं, कुछ दिन मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूं। सुनील ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। वो जानता था कि इस समय बबीता को अपने परिवार की जरूरत है। उसने प्यार से उसे उसके गांव भेज दिया। 4 मार्च 2026 होली से ठीक पहले बबीता अपने मायके मदनगढ़ बेल्हा पहुंच गई। गांव की वही पुरानी गलियां, वही लोग, वही घर, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन बबीता के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। दिन भर घर के काम और रिश्तेदारों के बीच घिरी रहने के बाद जब वो अकेली बैठती तो उसके मन में पुरानी यादें तैरने लगती। उसे बार बार अनुज की याद आती। वो मुलाकातें, वो बातें, वो एहसास। वो सोचती, वो मुझे कितना समझता था, कितना ख्याल रखता था। फिर उसकी सोच अपने वर्तमान पर जाती और मेरा पति, वो ठीक है, लेकिन उसके दिल को बेचैन कर देता। दिन गुजरते गए लेकिन उसके मन का द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। वो बार बार यही सोचती कि क्या उसने सही फैसला लिया, क्या उसका सच्चा प्यार कहीं पीछे छूट गया। आखिरकार एक दिन उसके मन में एक ख्याल और मजबूत हो गया, मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। अब यह ख्याल सिर्फ एक सोच नहीं रह गया था, बल्कि एक जिद बनता जा रहा था। हर दिन, हर पल वो इसी उधेड़-बुन में रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दिन बीतते गए, लेकिन बबीता के मन में चल रही उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बेचैनी के बीच 15 मार्च 2026 का दिन आया। उस दिन सुबह सुबह बबीता ने अपनी मां शकुंतला देवी से कहा, मां, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं लालगंज जा रही हूं, वहां अल्ट्रासाउंड करवा लूंगी। मां ने उसकी हालत देखकर बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। बबीता ने सिर हिलाया और घर से निकल पड़ी। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका घर से निकलना इतना लंबा हो जाएगा। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा, गांव की गलियों में अंधेरा उतरने लगा, लेकिन बबीता वापस नहीं लौटी। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद अस्पताल में देर हो गई होगी या किसी जान पहचान वाले के यहां रुक गई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चिंता बढ़ती गई। पारसनाथ गुप्ता ने घबराकर बबीता के फोन पर कॉल मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उनकी चिंता डर में बदल चुकी थी। उन्होंने तुरंत रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, कहीं गई है क्या, किसी के यहां रुकी है क्या, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, नहीं, यहां तो नहीं आई। गांव के लोगों को भी खबर लग गई। सबने मिलकर इधर उधर तलाश शुरू की। कोई लालगंज की तरफ गया, कोई आसपास के रास्तों पर खोजने लगा, लेकिन बबीता का कहीं कोई पता नहीं चला। रात गहराती गई, हर गुजरता पल बेचैनी बढ़ाता गया। उस रात पारसनाथ और शकुंतला की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर, चिंता और अनगिनत सवाल थे। पूरी रात यूं ही बीत गई और फिर अगली सुबह हो गई, लेकिन तब तक भी बबीता का कहीं कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह जब हर उम्मीद टूटती नजर आने लगी तो बबीता के माता पिता ने एक बड़ा कदम उठाया। वे सीधे लालगंज थाने पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने की पूरी जानकारी पुलिस को दी। उसका घर से निकलना, अल्ट्रासाउंड की बात और फिर अचानक लापता हो जाना। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी।
मामला गंभीर था। एक गर्भवती महिला का इस तरह गायब हो जाना साधारण बात नहीं थी। पुलिस हर पहलू से जांच करने लगी, रास्ते, अस्पताल, जान पहचान वाले, फोन रिकॉर्ड, लेकिन हर सुराग जैसे कहीं जाकर टूट जाता था। दिन बीतते गए, लेकिन बबीता का कोई पता नहीं चला। इसी बीच संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदाही गांव के पास बहने वाली शारदा सहायक नहर के किनारे कुछ लोग रोज की तरह गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर नहर के पानी पर पड़ी और वहां जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। पानी में एक महिला की लाश तैर रही थी। घबराए हुए लोगों ने तुरंत नजदीकी थाने में फोन किया। सूचना मिलते ही संग्रामगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद उस लाश को नहर से बाहर निकाला गया। अब सबसे मुश्किल काम था शिनाख्त। जैसे ही पुलिस ने ध्यान से उस चेहरे को देखा, उन्हें समझने में देर नहीं लगी। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि यह वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ दिन पहले दर्ज हुई थी। वो बबीता गुप्ता थी, मदनगढ़ बेल्हा की रहने वाली। यह खबर तुरंत उसके परिवार तक पहुंचाई गई। जब पारसनाथ गुप्ता और शकुंतला देवी वहां पहुंचे और अपनी बेटी की लाश को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की चीखें आसमान तक गूंज उठी। पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस बेटी को कुछ दिन पहले उन्होंने अपने हाथों से विदा किया था, आज वही इस हालत में उनके सामने पड़ी थी और वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। घटना के बाद जब माहौल थोड़ा संभला तो पुलिस ने औपचारिक पूछताछ शुरू की। पारसनाथ गुप्ता और उनके परिवार से एक एक बात बारीकी से पूछी जाने लगी। पुलिस ने सीधा सवाल किया, क्या आपको किसी पर शक है, किसी से दुश्मनी, कोई ऐसा जो बबीता को नुकसान पहुंचा सकता हो? पारसनाथ गुप्ता ने भारी आवाज में जवाब दिया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हमारी बेटी का भी कोई दुश्मन नहीं था। हमें किसी पर शक नहीं है। हम किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा सकते। उनकी इस बात के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच को आगे बढ़ाया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर एक गर्भवती महिला इस हालत में नहर तक कैसे पहुंची? जांच की दिशा अब तकनीकी सबूतों की तरफ मुड़ी। सबसे पहले पुलिस ने बबीता का मोबाइल नंबर ट्रेस पर लगाया। कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड सामने आए, पुलिस को एक अहम सुराग मिला। एक नंबर ऐसा था जिस पर बबीता बार बार, लगातार और लंबे समय तक बात करती रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि यह नंबर अनुज सिंह का है, वही अनुज जिससे बबीता का पुराना प्रेम संबंध था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि दोनों काफी समय से, बल्कि सालों से संपर्क में थे। अब मामला अचानक एक नई दिशा में मुड़ चुका था। बिना देर किए पुलिस सीधे अनुज के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर जो पता चला उसने शक को और गहरा कर दिया। अनुज घर पर नहीं था, वो पहले ही फरार हो चुका था। उसका इस तरह अचानक गायब होना पुलिस के लिए एक बड़ा संकेत था। अब पुलिस को लगभग यकीन हो गया था कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं न कहीं अनुज का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। संभावित ठिकानों पर दबिश, रिश्तेदारों से पूछताछ, फोन लोकेशन ट्रैकिंग, हर तरीका अपनाया गया, लेकिन अनुज जैसे हवा में गायब हो चुका था। पुलिस लगातार कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन बीत गए, लेकिन अनुज का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। गांव गांव, शहर शहर खबर फैलाई गई। आखिरकार एक दिन खबर मिली, अनुज कहां छिपा हुआ है। जैसे ही यह सूचना पुलिस तक पहुंची, बिना देर किए टीम मौके पर पहुंची और अनुज को पकड़ लिया गया। उसे तुरंत थाने लाया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में अनुज बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। वो हर सवाल का घुमा फिराकर जवाब देता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ, लेकिन पुलिस भी अब पूरी तैयारी के साथ थी। जब उसके सामने बबीता की कॉल डिटेल्स रखी गई, घंटों की बातचीत, बार बार संपर्क और सख्ती से पूछताछ की गई, तो आखिरकार अनुज का मनोबल टूट गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी और फिर उसने सच बोलना शुरू किया। अनुज ने धीमी आवाज में कहा, जब मेरी पहली बार बबीता से मुलाकात हुई, तभी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे वो पसंद प्यार में बदल गया। हम दोनों घंटों बातें करते थे, मिलते थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। हम लोगों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगा था। हमने एक दूसरे से वादा भी किया था कि अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। बबीता हमेशा कहती थी कि वो मुझसे ही शादी करेगी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, फिर एक दिन उसके पिता पारसनाथ गुप्ता ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया।
और आखिरकार रायबरेली के सरसा रतौसा गांव के रहने वाले सुनील गुप्ता के साथ उसकी सगाई तय कर दी गई। इतना कहते कहते अनुज की नजरें झुक गई, जैसे अब वो उस कहानी के अगले हिस्से को बताने की हिम्मत जुटा रहा हो। अनुज ने आगे जो बताया वो कहानी को और गहरा बना रहा था। उसने कहा, सगाई के बाद बबीता मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर जाऊं, उसके माता पिता से बात करूं, उनसे कहूं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अगर वो मान जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। अनुज ने एक लंबी सांस ली और बोला, लेकिन मैं डर गया, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं उसके घर वालों से बात नहीं कर सका। शायद इसी बात से वो मुझसे नाराज हो गई और गुस्से में उसने अपने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। फिर उसने आगे बताया कि कैसे बबीता शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल चली गई, कुछ समय वहां बिताया और फिर दिल्ली चली गई जहां उसका पति काम करता था। वहां दोनों ने करीब 6 महीने साथ बिताए और उसी दौरान बबीता प्रेग्नेंट हो गई। फिर होली के समय वो अपने मायके वापस आई। 4 मार्च 2026 को जैसे ही वो गांव आई, उसने मुझे फोन किया, मुझसे मिलने की बात की और मैं भी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। जब हम मिले तो वो बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, मेरे साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है। अनुज ने पुलिस की ओर देखते हुए कहा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि तुम पहले से ही 5 महीने की प्रेग्नेंट हो, तुम अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली हो, ऐसे में तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। अनुज ने कांपती आवाज में आगे बताया, मैंने उसे साफ कह दिया था कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरी भी सगाई हो चुकी है, मुझे वही शादी करनी है। यह सुनते ही बबीता का गुस्सा फूट पड़ा। अनुज ने बताया कि 15 मार्च 2026 के दिन जब बबीता उसकी मैकेनिक की दुकान पर पहुंची तो वो सीधा उसी बात पर आ गई, बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। अनुज ने कहा, मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं उससे बात करता रहूंगा, मिलता रहूंगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और मां बनने वाली है। ये शब्द जैसे आग में घी डालने का काम कर गए। बबीता का गुस्सा बेकाबू हो गया और अचानक उसने अनुज को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया। अनुज भी आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा अब उसके होश पर हावी हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे बबीता को पकड़ लिया और अपनी दुकान के पीछे बने छोटे से स्टोर रूम में ले गया। वहां उसने बबीता को बैठाया और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं अभी आता हूं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं, तुम उसे पी लेना, फिर आराम से बात करेंगे। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वो सीधे एक किराने की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर सामान्य ग्राहकों की तरह व्यवहार करते हुए उसने पहले एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसने एक जहरीला पदार्थ भी खरीद लिया। दुकान से बाहर निकलते ही उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और वहीं पर उस जहरीले पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया। बोतल को हाथ में लिए वो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके मन में ख्याल आया, जब बबीता इसे पी लेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और यह काम बहुत ही चुपचाप हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, जैसे उसने सब कुछ पहले ही जीत लिया हो। दुकान पहुंचकर उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेकर बबीता के पास गया और उसे पीने के लिए कहा, लेकिन बबीता ने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। अनुज ने फिर से समझाने की कोशिश की, पर इस बार भी उसने साफ इनकार कर दिया। अब अनुज के अंदर का धैर्य टूटने लगा था। उसने जबरदस्ती उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन बबीता ने विरोध किया और झटके से बोतल गिरा दी। कोल्ड ड्रिंक जमीन पर फैल गई और उसकी पूरी योजना वही खत्म हो गई। ये देखते ही अनुज का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध था। उसने बिना सोचे समझे पास पड़ी रस्सी उठाई और बबीता का गला दबा दिया। बबीता छटपटाती रही, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुज कुछ देर तक वही खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने क्या कर दिया। फिर उसने खुद को संभाला और शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, उसने बबीता के शव को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और घर से निकल पड़ा। शहर से दूर संग्रामगढ़ के आसपास स्थित गोंदाही नहर के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से डिक्की खोली और शव को नहर में फेंक दिया। पानी की हल्की आवाज के साथ सब कुछ जैसे खत्म हो गया।
अनुज ने एक गहरी सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई की परतें भी धीरे धीरे खुलने लगी। घटना के 2 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली और वो संग्रामगढ़ के गोंदाही नहर किनारे पहुंची। काफी मशक्कत के बाद नहर से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उस समय तक यह सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला लग रहा था। शुरुआत में जब पुलिस ने परिवार से पूछताछ की तो कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पारसनाथ गुप्ता और शकुंतला देवी को भी किसी पर शक नहीं था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने बबीता की कॉल डिटेल्स खंगाली, पूरा मामला एकदम बदल गया। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, अनुज सिंह। कई सालों से लगातार बातचीत, लंबे लंबे कॉल और आखिरी दिनों में भी संपर्क। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। अनुज हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे आखिरकार रायपुर तियाई के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी वो पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बता दी। प्यार, धोखा, गुस्सा और फिर हत्या। जब पुलिस ने यह पूरी सच्चाई पारसनाथ गुप्ता और उनकी पत्नी शकुंतला देवी को बताई तो वे इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारी बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन जब उन्होंने थाने में जाकर अनुज का सामना किया और उसके मुंह से वही कहानी सुनी तो उनकी दुनिया जैसे पूरी तरह बिखर गई। सवालों का बोझ अब और भारी हो चुका था। क्या सच में प्यार इतना खतरनाक हो सकता है? क्या एक गलत फैसला जिंदगी छीन सकता है? धीरे धीरे ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर भी फैल गई। हर कोई इस कहानी को सुनकर हैरान था। एक प्रेम कहानी जो इतनी दर्दनाक अंत तक पहुंच गई। 17 मार्च 2026 को हुई इस वारदात के 2 दिन बाद थर्सडे को पुलिस ने आरोपी प्रेमी अनुज सिन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पीछे रह गई एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ परिवार और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। इस पूरी घटना का निष्कर्ष सिर्फ एक दुखद सच्चाई को सामने लाता है कि कभी कभी भावनाओं में लिया गया एक गलत फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। बबीता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां अतीत और वर्तमान के बीच उसने खुद को उलझा लिया। एक तरफ उसका पुराना प्यार था और दूसरी तरफ उसका वर्तमान जीवन, जिसमें एक पति और आने वाला बच्चा था। वो इस द्वंद से बाहर नहीं निकल पाई। वहीं अनुज ने भी हालात को समझदारी से संभालने के बजाय गुस्से और डर में आकर ऐसा कदम उठा लिया जिसने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। अगर वो उस समय धैर्य रखता तो शायद ये कहानी कुछ और होती। इस घटना ने एक परिवार से उनकी इकलौती बेटी छीन ली, एक अजन्मे बच्चे की जिंदगी खत्म कर दी और एक इंसान को अपराधी बना दिया। आखिरकार ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, गुस्सा और अहंकार, इन तीनों में संतुलन ना हो तो अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है।